वही सुशील कुमार जिन्होंने कभी देश का गौरव बढ़ाया, देश का मान सम्मान बढ़ाया तो देश ने भी सिर आंखों पर बैठाया, अपना मान समझा। वही स्टार रेसलर 20 दिन से लगातार, सोचिए जरा, पुलिस से भाग रहे थे, पुलिस को चकमा दे रहे थे। लेकिन आज वही कुश्ती का सुपरस्टार सुशील कुमार गिरफ्तार हो गया। पहलवान को जुर्म का ये दंगल बहुत भारी पड़ा। पुलिस को 20 दिन तक वो चकमा देते रहे, लेकिन कहते हैं कानून के हाथ लंबे होते हैं, उन तक पहुंच ही गए। वर्ल्ड चैंपियन सुशील लगातार चौथा खिताब अपने नाम किया है राष्ट्रमंडल खेलों की कुश्ती प्रतियोगिता में। ये तस्वीरें उस वक्त की है जब पहलवान सुशील कुमार एक के बाद एक कुश्ती में गोल्ड और सिल्वर जीत रहे थे। अब उसी सुशील कुमार की ताजा तस्वीर देखिए। पीले रंग के तौलिए में मुंह छिपाए और पुलिस वालों के बीच ये शख्स है चैंपियन रेसलर सुशील कुमार। वही सुशील कुमार जिस पर साथी पहलवान की हत्या का संगीन इल्जाम है, वही सुशील कुमार जिस पर 1 लाख रुपए का इनाम था, वही सुशील कुमार एक राज्य से दूसरे राज्य भाग रहा था। आज वर्ल्ड रेसलिंग डे है और ये भी इत्तेफाक है कि कभी कुश्ती से देश का नाम रोशन करने वाले सुशील कुमार को दिल्ली पुलिस ने वर्ल्ड रेसलिंग डे के दिन ही गिरफ्तार किया। सुशील कुमार के साथ उसका साथी अजय भी गिरफ्तार हुआ है। लाल रंग के तौलिए में मुंह छिपाए चल रहा शख्स अजय कुमार है। आपको बताएंगे कि सुशील कुमार ने किस तरह से 20 दिनों तक पुलिस से बचने के लिए दांवपेच चला, लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि गिरफ्तारी के तुरंत बाद उसने दिल्ली पुलिस को क्या कुछ बताया। सूत्रों के मुताबिक दिल्ली पुलिस की शुरुआती पूछताछ में सुशील कुमार ने माना कि छत्रसाल स्टेडियम में हुई मारपीट में वो शामिल था। घटना के बाद सुशील ने बताया कि वो घर आकर सो गया था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को सुशील ने बताया कि उसे यकीन नहीं था कि पहलवान सागर को इतनी ज्यादा चोट लग जाएगी कि उसकी मौत हो जाएगी। हालांकि जब जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ ने अदालत में पेशी पर जाते वक्त सुशील कुमार से बात की तो उसने खुद को निर्दोष बताया और खुद पर लगे आरोपों को झूठा बताया। सुशील कुछ बोलेंगे? सुशील बोलूंगा जी, बोलूंगा। इसके बाद रोहिणी कोर्ट के बाद बोलेंगे। झूठे आरोप है जी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने पहलवान सुशील कुमार और उसके साथी अजय को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक पुलिस की शुरुआती जांच में सुशील कुमार सागर के साथ मारपीट की बात कबूल कर रहा है, लेकिन उसका एक कबूलनामा कोर्ट में कितना मंजूर होगा ये कहा नहीं जा सकता। हालांकि जी न्यूज़ के कैमरे पर सुशील कुमार खुद को निर्दोष बता रहा है। सुशील कुमार दोषी है या निर्दोष ये तो कोर्ट को तय करना है, लेकिन वो 20 दिनों तक पुलिस से क्यों बचता रहा? आखिर उसने पुलिस के सामने सरेंडर क्यों नहीं किया? ये सारे सवाल उसकी बेगुनाही के दावे पर ही सवाल खड़े करते हैं। बीते 20 दिनों के अंदर सुशील कुमार ने 4 राज्यों के चक्कर लगाए और वहां छिपने की कोशिश की। आपको मैप के जरिए समझाने की कोशिश करते हैं कि 20 दिनों में सुशील कुमार पुलिस से बचने के लिए कहां-कहां गया। 4 और 5 मई की रात को दिल्ली के छत्रसाल स्टेडियम में सागर पहलवान की हत्या हुई थी, जिसके बाद 6 मई को सुशील कुमार दिल्ली से हरिद्वार ऋषिकेश में एक बाबा के आश्रम में छिप गया था। 7 मई को वो वापस दिल्ली और दिल्ली आने के बाद हरियाणा के बहादुरगढ़ चला गया। बहादुरगढ़ से सुशील कुमार चंडीगढ़ गया, चंडीगढ़ से पंजाब के भटिंडा गया, फिर भटिंडा से चंडीगढ़ और फिर गुरुग्राम आया। 23 मई को सुशील वापस दिल्ली के मुंडका आया, जहां उसे दिल्ली पुलिस ने धर दबोचा। ओलंपिक विजेता पहलवान सुशील लगातार किसी पेशेवर अपराधी की तरह पुलिस को चकमा देता रहा। सूत्रों के मुताबिक सुशील कुमार अलग अलग नंबरों से अपने करीबियों के संपर्क में था। दिल्ली पुलिस की कई टीमें सुशील कुमार की तलाश में अलग अलग राज्यों में गई थी। आखिरकार दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने
उसे दिल्ली के मुंडका से ही गिरफ्तार कर लिया। रविवार को सुशील कुमार और अजय को दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने दिल्ली के मुंडका से गिरफ्तार किया। मुंडका में सुशील कुमार अपने करीबी से पैसा लेने के लिए जा रहा था, क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। सुशील पैसे लेने के बाद वापस पंजाब फरार होने की फिराक में था, लेकिन उसकी कोशिश दिल्ली पुलिस ने नाकाम कर दी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम ने आज अर्ली मॉर्निंग में फरार रेसलर सुशील कुमार और उसका साथी अजय अलियास सुनील को दिल्ली का मुंडका इलाके से गिरफ्तार कर लिया है। सुशील और अजय अलियास सुनील ये पीएस मॉडल टाउन के एफआईआर नंबर 28/21 धारा 302 जो कि अन्य एक रेसलर की हत्या का मामला से संबंधित है, उसमें ये दोनों वांटेड चल रहे थे। ये सफेद रंग की स्कूटी देख रहे हैं? इस स्कूटी में बैठकर सुशील अपने साथी के साथ जानकार से मिलने जा रहा था। इस स्कूटी पर दिल्ली का नंबर है, यानी दिल्ली की स्कूटी है। अब सवाल है कि आखिर उसके हाथ ये स्कूटी कहां से लगी? मैं उसी मेट्रो स्टेशन के उसी ये पूरा एरिया है जहां से पुलिस ने गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि सुबह तकरीबन 9:15 बजे के आसपास का वक्त था, तभी दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल की टीम को जानकारी मिली कि सुशील पहलवान एक स्कूटी पर सवार होकर के अपने दोस्त अजय के साथ में इस रोड से गुजरने वाला है, और उसी दौरान सुशील पहलवान को और उसके साथी अजय को दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर शिव कुमार की टीम ने उनको गिरफ्तार कर लिया। दिल्ली पुलिस से बचने के सुशील कुमार के सारे दांवपेच धरे के धरे रह गए। 20 दिनों के बाद सुशील और उसका साथी अब जेल की सलाखों के पीछे है। अब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल उससे सागर धनखड़ की हत्या से जुड़ी सारी जानकारी उगलवाने की कोशिश करेगी। दिल्ली से नीरज गौड़ के साथ प्रमोद शर्मा, ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की दूसरी बड़ी स्टोरी एक बेहद अहम सवाल से जुड़ी है, और सवाल ये है, क्या राजनीतिक विरोध में आजादी का अपमान करना ठीक है? क्या आजादी की लड़ाई और सत्ता की लड़ाई में कोई फर्क नहीं? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं, अब ये आपको समझना होगा। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी ने आज मोदी विरोध में सीमाएं लांघी। उन्होंने प्रधानमंत्री को दूसरा हिटलर कह दिया। उन्होंने तो ये भी कहा कि देश 2024 में दूसरे स्वतंत्रता दिवस का इंतजार कर रहा है। टीएमसी के सांसद ने सीमा लांघी, करके बात करेंगे, आप ऐसे करके बात करेंगे। प्रधानमंत्री को हिटलर कह दिया। नरेंद्र मोदी ने जो कर रहा है सेकंड हिटलर है वो। आखिर इतनी घृणा कहां से लाते हैं ममता बनर्जी के माननीय? नरेंद्र मोदी ने जो कर रहा है सेकंड हिटलर है वो। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का पूरा बयान सुनिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तुलना हिटलर से कर दी। बिहार में क्या हो रहा है, नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी डिक्टेटरशिप चला रहा है। नरेंद्र मोदी ने जो कर रहा है सेकंड हिटलर है वो। मोदी को लेकर कल्याण बनर्जी के मन में जहर इतना भरा था कि वो बोलते बोलते ये भी भूल गए कि उन्होंने आजादी का अपमान कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के शासन में भारत को गुलाम देश कह दिया कि 2024 में देश को दूसरी आजादी मिलेगी। Will not bring back in 2024 in the power. He has to go. Indians, majority portions of the Indians are now waiting to enjoy the second independent day in 2024 in this country. They are watching it. कल्याण बनर्जी ने पश्चिम बंगाल में संवैधानिक पद पर बैठे गवर्नर तक को नहीं छोड़ा। उन्हें टीएमसी का खून चूसने वाला राज्यपाल बता दिया। राज्यपाल সকাল থেকে সন্ধ্যে তৃণমূলের পিছনে লেগে রয়েছে। হি ইজ এ ব্লাড সাকার। রাজ্যপালের টেলিফোনগুলো এখন যদি ঠিক করে দেখা হয়, সব একটা ভালো ইনভেস্টিগেটিভ সিট কমপ্লিট। রাজ্যপালের মোবাইল, রাজ্যপালের ল্যান্ডফোন
রাজ্যপালের ওইখানে যত অফিসার আছে তাদের ফোন থেকে দেখা যাবে কি করে রাজ্যপাল কিভাবে এই জিনিসটাকে অর্গানাইজ করেছে। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी के इसी तुच्छ बयान पर जी न्यूज ने ताल ठोकी, बड़ी बहस की, कल्याण बनर्जी से तीखे सवाल पूछे और सवाल चुभे तो कल्याण बनर्जी डिबेट छोड़कर भागे। अब सवाल यह है कि क्या टीएमसी में कल्याण बनर्जी जैसे नेताओं को प्रधानमंत्री का अपमान करने की छूट मिली है, और क्या ये छूट खुद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी है। कल्याण बनर्जी और ममता बनर्जी से सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि क्या राजनीतिक रंजिश को स्वतंत्रता संघर्ष से जोड़ना सही है। क्या मोदी विरोध में यह आजादी का अपमान नहीं। मेरे लिए क्या क्या कहा गया है, कभी रावण कहा जा रहा है, कभी दानव कहते हैं, कभी दैत्य, तो कभी गुंडा। दीदी इतना गुस्सा क्यों। देश की 135 करोड़ जनता ने नरेंद्र मोदी को 2 बार प्रचंड बहुमत देकर देश का प्रधानमंत्री बनाया। पश्चिम बंगाल की जनता के वोट से ममता बनर्जी लगातार तीसरी बार राज्य की मुख्यमंत्री बनी। तो क्या उनके नेता इसी जनता को गुलाम बताकर उन्हें गाली नहीं दे रहे हैं। वैसे कल्याण बनर्जी का विवादित बयानों से पुराना नाता रहा है। याद कीजिए 11 जनवरी 2021 जब हाथरस की घटना को लेकर मां सीता पर अभद्र टिप्पणी की कई केस दर्ज हुए। जब उन्होंने बीजेपी के नेताओं को रेपिस्ट कह दिया कि बीजेपी वाले भगवा पहनकर रेप कर रहे हैं, फिर जय श्री राम बोल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर गलती कल्याण बनर्जी की भी नहीं है। जब खुद ममता बनर्जी कई बार प्रधानमंत्री के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर चुकी हूँ, तो फिर पार्टी के दूसरे नेताओं से सभ्य राजनीति की उम्मीद क्यों। वैसे यहाँ सोचने वाली बात कुछ और भी है, और इसे समझने के लिए आपको विधानसभा चुनाव के दौरान दिया गया ममता बनर्जी का ये बयान याद करना होगा। उन्होंने बीच चुनाव में ही दिल्ली के ख्वाब देख लिए थे। So let me first get this 2 to 1 and then over and then पहले तो बांग्ला संभालो, उसके बाद दिल्ली चलो। कल्याण बनर्जी ने जो जहर उगला, क्या वो 2024 की सियासी लड़ाई में टीएमसी की स्क्रिप्ट का हिस्सा है, और क्या इसकी राइटर खुद ममता बनर्जी हैं? लाल इमारत से ममता लाल किला देख रही हैं, ये वो खुद बता चुकी हैं। तो क्या कल्याण बनर्जी का बयान ममता को 2024 में मोदी के मुकाबले प्रोजेक्ट करने की शुरुआत नहीं, इससे पहले कि कोई और दावेदार रेस में आ जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। हमारी संडे की तीसरी बड़ी स्टोरी वीआईपी कल्चर से जुड़ी है। भारत में वीआईपी कल्चर वर्ष 2017 में खत्म किया जा चुका है, लेकिन नेताओं और अधिकारियों के दिमाग में जो लाल बत्ती कल्चर बसा है, देश को उससे आजादी कब और कैसे मिलेगी। आपको लेकर चलेंगे छत्तीसगढ़, जहां के एक डीएम ने एक युवक जिसकी दादी कोविड पॉजिटिव थी, उनके लिए दवा लेने के लिए निकला था। छत्तीसगढ़ के डीएम वीआईपी कल्चर का रौब झाड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी, थप्पड़ डंडे से सरेआम पिटाई की, और जब वीडियो वायरल हुआ तो माफी मांगने लगे। ये रील नहीं, रियल सीन है साहब। जिसमें एक कलेक्टर है, कुछ पुलिस वाले हैं, शहर का एक मजलूम है। मजलूम को डीएम साहब का जोरदार थप्पड़ है, और डीएम के आदेश पर युवक की डंडे से पिटाई सरेआम है। कौन सा टेस्ट कराने गए थे? सर वो दादी को दे गया था, नहीं तो नहीं निकलते हैं वैसे हम लोग घर में, इसीलिए नहीं ये देख रहे हो
भगवान टेस्ट करा के दिया था आपके सामने। ये रिकॉर्ड कर रहा है। कहाँ रिकॉर्ड किया मैं? फोटो दिखा रहा हूँ भगवान का समय रिकॉर्ड किया भैया कहाँ गए? वो युवक जिसका गुनाह सिर्फ इतना था कि वो कोविड से जूझ रही अपनी दादी को अस्पताल में खाना पहुंचाने के लिए बाहर निकला था, लॉकडाउन में दवा का इंतजाम करने निकला था, वो नियम तोड़ नहीं रहा था, लेकिन डीएम साहब के सामने सफाई देने की जरूरत कर बैठा था। मेरी दादी एडमिट है कोविड में हॉस्पिटल में, तो मैं वहाँ गया था उनके लिए खाना लेके, और उनका ब्लड टेस्ट करवाना था। मैं अपना रिसीव लेके वापस आ रहा था, तो फिर इतना मैं वहाँ पे रुकवाए, बोले कहाँ घूम रहे हो? मैं पर्ची निकाल ही रहा था कि इतना में मेरे को एक डंडा मारे। फिर मैं कलेक्टर साहब को दिखाने गया, तो फिर इधर से आए, बोले ठीक है जाओ। फिर मेरे को बुलाए, फिर उनको पता नहीं क्या लगा, मेरा मोबाइल लेके पटक दिए ज़ोर से, और फिर मेरे को एक झापड़ भी मार दिए, और फिर पुलिस वालों से भी पिटवाने लग गए, और बोले इसके ऊपर FIR करेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, और गाड़ी भी ले गए हैं मेरा। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर की इस शर्मनाक घटना को आप क्या कहेंगे? क्या डीएम रणवीर शर्मा लॉकडाउन का पालन करा रहे थे? जी बिल्कुल नहीं, बल्कि वो इसकी आड़ में एक लाचार इंसान को खुद के VIP होने का एहसास करा रहे थे। वो अपनी अकड़ और थप्पड़ से ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि शहर के आला कमान वही हैं और जब चाहे जहां चाहे कानून को पैरों तले रौंद सकते हैं। जब उनको रोका गया तो उन्होंने कहा कि मैं वैक्सीनेशन लगवाने जा रहा हूं। उन्होंने एक पर्ची दिखाई जो वैक्सीनेशन से संबंधित नहीं थी। बाद में वो बोले कि मेरी दादी जी को मैं देखने जा रहा हूं। उन्होंने बदतमीजी की, मैंने आवेश में आके उनको एक चाटा मार दिया। मैं माफी मांगता हूं अपने इस व्यवहार के लिए। सोच कर देखिए, जब शहर का सबसे बड़ा अधिकारी ही जनता से ऐसे दुर्व्यवहार करता हो, तो भला नीचे के अधिकारियों से आप शराफत की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? सूरजपुर में भैयाथान ब्लॉक के SDM प्रकाश सिंह राजपूत का भी ऐसा ही एक वीडियो वायरल हो गया। ये साहब भी सड़क पर लॉकडाउन का पालन कराने निकले थे और जो भी जहां मिल रहा था उससे उठक बैठक करा रहे थे। इससे भी मन नहीं भर रहा था तो डीएम साहब के ही स्टाइल में थप्पड़ रसीद कर दे रहे थे। IS एसोसिएशन ने छत्तीसगढ़ के इस थप्पड़बाज डीएम की कड़ी निंदा की है। वीडियो वायरल होने के बाद जागी बघेल सरकार ने तत्काल कार्रवाई करते हुए रणवीर शर्मा को पद से हटा दिया है, लेकिन सूरजपुर के SDM पर अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं? और यहाँ बात सिर्फ एक्शन की भी नहीं है। परमिशन इज फॉर मैरिज, नॉट फॉर मैरिज बियॉन्ड 10 PM। पूरे दिन भर प्रचार हो रहा है। अरे सही मौजूद उठो बाहर निकलो अभी। त्रिपुरा का ये वीडियो आपको याद ही होगा। तब शहर बदला था, राज्य बदला था, डीएम दूसरा था, लेकिन अकड़ वही थी। तब यहाँ के डीएम शैलेश कुमार यादव कोरोना काल में हो रहे शादी समारोहों को रोकने निकले थे और सामने जो भी मिल रहा था उससे बदसलूकी कर रहे थे। इसलिए आज सवाल ये भी पूछा जाना चाहिए कि ऐसे नेताओं और अधिकारियों के VIP कल्चर से देश को मुक्ति कब मिलेगी? समाज और देश का नुकसान करने वाली ऐसी लाल बत्ती सोच से आजादी कब मिलेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो छत्तीसगढ़ के सूरजपुर से डीएम पद से तो हटा दिए गए, लेकिन इस सोच का क्या करेंगे जो अक्सर नेताओं और ऑफिसर्स में देखने को मिलती है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। माई संडे की चौथी बड़ी स्टोरी में एक बेटी की गुहार है। ये गुहार आज पूरे देश को सुननी चाहिए और इस बात को भी समझना चाहिए कि देश पर जब कोरोना का संकट है तब कैसे इंसान ही मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। कोरोना ने इस बेटी की मां को उससे छीना। चोरों ने मां का मोबाइल फोन चुराकर इस बेटी को सबसे बड़ा दर्द दिया है। पूरी रिपोर्ट देखिए।
ನಮ್ಮಮ್ಮ ಕೋವಿಡ್ ಬಂತಿರೋದು ಅವ್ರ ಮೊಬೈಲ್ನ ಹುಡುಕಿಸ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅವ್ರ ಅಮ್ಮನ ಫೋನ್. इस मासूम को देखिए, इस मासूम के हाथ में जो चिट्ठी है उसे पढ़िए। कन्नड़ भाषा है जिसका हिंदी अनुवाद कुछ इस तरह से है। मैं ऋतिक्षा हूँ। मेरे माता पिता कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए थे। कोरोना ने मेरी माँ को मुझसे छीन लिया। अस्पताल में माँ के पास जो मोबाइल फोन था, माँ की मौत के बाद वो भी किसी ने चुरा लिया। इस मोबाइल फोन में माँ के साथ मेरी कई तस्वीरें थी। उन तस्वीरों में माँ की अमिट यादें थी। ये फोन इसलिए अनमोल है। प्लीज मेरी माँ का मोबाइल फोन लौटा दें। आंखों में आंसू ला देने वाली ये गुहार देश की ये बेटी कर्नाटक से लगा रही है। ये पीड़ित परिवार कर्नाटक में कुशाल नगर में रहता है। पिता मजदूरी का काम करते हैं। 16 मई को कोरोना वायरस की चपेट में आकर मां की मौत हो गई थी। मानवता के दुश्मनों ने उसकी मां का मोबाइल फोन चोरी करके इस बेटी को एक और दर्द दिया है, एक और सहारा छीन लिया है। इस चिट्ठी में बेटी ने आगे ये दर्द भी बयां किया। मां के इस मोबाइल फोन की मदद से मैं ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करती थी। कोई दूसरा महंगा मोबाइल फोन इस मोबाइल की जगह नहीं ले सकता है, क्योंकि उसमें ना ही मां की तस्वीर होगी और ना ही उनकी यादें होंगी। सोशल मीडिया पर इस बेटी की ये चिट्ठी वायरल हो रही है। ऋतिक्षा के साथ साथ आम लोग भी मासूम की अपील का समर्थन कर रहे हैं। जो उसका पूरे चीज हम दे दिया है, हमारे को मोबाइल एक मिस हो गया है, मोबाइल नहीं मिला। ऋतिक्षा और उसके पिता का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें दोनों ने चिट्ठी में लिखी बातों को दोहराया है। हमारा मोबाइल जो है उसका, मेरा बच्चा का ऑनलाइन क्लास चल रहा है, उस पर फैमिली का फोटोस है, पूरा उसमें पूरा कॉन्टेक्ट उसमें है। वो मोबाइल जो मिस हो गया, वो मोबाइल मेरे को ढूंढ के देना करके हम सबके पास मनवी कर रहे हैं, सबके पास रिक्वेस्ट कर रहे हैं। जो मोबाइल जो मिस हो गया, मेरे को थोड़ा हेल्प करो, मोबाइल ढूंढ के देना करके सबके पास हम पूछ रहे हैं। आप सोचिए कि कोरोना काल में आखिर क्या हो गया है इंसान। इतनी भी इंसानियत नहीं बची। ये मोबाइल फोन चोरी नहीं हुआ है, बल्कि मानवता की हत्या हुई है और पूरी इंसानियत शर्मसार है। जयपाल शर्मा, जी मीडिया, बेंगलुरु। Presenting V News app, available on Google Play and App Store. Download it now.